देश के हम बार बार बता रहे हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर नीतीश कुमार के सामने अगर कोई है जो नीतीश कुमार को डरा रहा है तो वो है प्रशांत किशोर। कि प्रशांत किशोर की जो ताकत है, जैसे कि आपने 2020 में देखा होगा कि एनडीए में नीतीश कुमार थे, सरकार उनकी बन गई। 3 घंटे के बाद ये स्थिति स्पष्ट होने लगी कि जम्मू कश्मीर तो छोड़ दीजिए, हरियाणा में जिसके बारे में कहा जा रहा था कि हैट्रिक नहीं कर पाएगी, वहाँ वो हैट्रिक होती हुई दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ने कह भी दिया था कि यहाँ पर हवा चेंज होगी, कि नीतीश कुमार के पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वो एनडीए गठबंधन से अलग होकर के चुनाव लड़े। दूसरी तरफ उनकी कोर टीम के जो लोग हैं उनमें से इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए तो सभी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, सभी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहें। और उन सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के गुड फेथ में रहेंगे तो हमारी जदयू बची रहेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार ने एक दावा किया है कि इस बार विधानसभा में 225 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में आ रही हैं। क्या नीतीश कुमार की प्लानिंग है? रणनीति नीतीश कुमार ने क्या बनाया है ऐसा कि एनडीए गठबंधन के 225 सीटों पर दावेदारी वो ठोक रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी भी इससे खुश है कि नीतीश कुमार ने इस बार पलटने वाले बयान से ज़्यादा ये बयान देना शुरू कर दिया है कि एनडीए गठबंधन मजबूत है, 225 सीटों से ज़्यादा एनडीए जीत रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि नीतीश आखिरकार ये दावे कर क्यों रहे हैं? क्या उनके मन में चल रहा है? आखिरकार इसके पीछे की कहानी क्या है? इस पर आज हम चर्चा करने के लिए बाबा के साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। नीतीश का दावा कि 225 सीटों पर बीजेपी और एनडीए गठबंधन की जीत होगी। नीतीश ने फाइनली चेंज कर दिया स्क्रिप्ट। क्या है 225 सीटों के दावे की इंटरनल स्टोरी? ये फाइनल स्क्रिप्ट नीतीश ने क्या चेंज किया है? कौन सा ऐसा स्क्रिप्ट नीतीश रच रहे थे बाबा, जैसा लग रहा है कि वो अब चेंज कर रहे हैं कहानी? क्लाइमेक्स कुछ लिखा रहा है क्या? मतलब पेन से लिखा है वो तो मिट भी नहीं सकता है वो। नीतीश कुमार को लेकर के एक बात बहुत ज़बरदस्त कही जाती है और नीतीश कुमार उस बात से हमेशा इनकार करते रहे। वो ये कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे। हर बार जब नीतीश कुमार ने पाला बदला है तो कहा है कि अब नहीं, लेकिन पलटे हैं। तो नीतीश कुमार का एक बन गया ऐसा परसेप्शन कि नीतीश कुमार स्थिर नहीं रहेंगे, वो पलट जाएंगे। हमने कई बार इस चीज़ को स्थापित करने की कोशिश की है कि नीतीश के पलटने के पीछे का कारण क्या है, क्यों वो पलटते हैं, उसके पीछे का भी बहुत सारा इतिहास है। नीतीश कुमार तो अक्सर ये कहते हैं कि हम बिहार के लिए पलटते हैं, बिहार के हित के लिए पलटते हैं, बिहार पर किसी तरह का कोई आंच ना आए इसलिए पलटते हैं, बिहार में विकास अवरुद्ध ना हो इसलिए पलटते हैं। लेकिन इस बार जो नीतीश कुमार ने स्क्रिप्ट चेंज किया है, इसके पीछे की कहानी बहुत ही भीतरिया कहानी, इंटरनल कहानी है। इसीलिए इस बार स्क्रिप्ट चेंज किया गया है। कौन सा भीतरिया कहानी है? शुरुआत में आपने देखा होगा, हम लोग भी आश्चर्यचकित हैं और पूरा देश, दुनिया आश्चर्यचकित है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद। क्योंकि कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं था, कोई भी ऐसा सर्वे नहीं था, कोई भी एग्जिट पोल नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए बता रहा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से पिछली बार से भी अधिक सीट से सरकार बनाया, उस आंकड़े को पार कर गया। मैजिक आंकड़ा जो 46 का था उसको पार कर लिया है। अब ऐसी स्थिति में आपके पास सवाल हो सकता है कि फिर जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं बना लिया? जम्मू कश्मीर में तो धारा 370 आतंकवाद से इतना सब कुछ करने के बाद तो सवाल ये भी हो सकता है कि फिर राम मंदिर बनाया तो 400 क्यों नहीं पार किया लोकसभा में? सवाल ये हो सकता है ना। लेकिन इन्हीं सवालों में छुपा हुआ है नीतीश कुमार का वो स्क्रिप्ट चेंज होने का पूरा कार्यक्रम। सबसे पहले आपको याद होगा रत्नेश कि हम बार बार बता रहे हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर नीतीश कुमार के सामने अगर कोई है जो नीतीश कुमार को डरा रहा है तो वो है प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर से निपटने का 2 ही कारण है, 2 ही तरीका है, माफ कीजिएगा। तरीका ये है कि पहला तरीका कि अगर प्रशांत किशोर को समय न दिया जाए और वक्त से पहले चुनाव करा लिया जाए। दूसरा तरीका कि प्रशांत किशोर को यदि हराना है तो नीतीश कुमार को एनडीए में ही रहना होगा। अच्छा, क्योंकि प्रशांत किशोर की जो ताकत है, जैसे कि आपने 2020 में देखा होगा कि एनडीए में नीतीश कुमार थे, सरकार उनकी बन गई। हालांकि सरकार तो उधर रहते तब भी बन जाती जो आंकड़े आए थे, लेकिन वो आंकड़े आते कि नहीं आते ये तो संशय में है ना। हो सकता है कि नीतीश कुमार और बुरी स्थिति में फंस जाते।
तो इन सभी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने अपनी राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक बुलाई थी, उस बैठक में जो आंकड़े आ रहे थे, जिस तरह की चीजें सामने आ रही थी, उसको लेकर के ये एक स्थिति पैदा हो गई थी कि नीतीश कुमार जब दिल्ली से आए थे तो कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने इंटरेक्ट नहीं किया है, उनसे बात नहीं की है, बहुत सारे मुद्दों पे मामला फंसा हुआ है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ नीतीश कुमार उस इंतजार में थे कि आखिर होता क्या। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि 8 तारीख के बाद बिहार की राजनीतिक परिस्थिति बदलेगी और बदलना शुरू हो गया है। कल जब हम सुबह में देख रहे थे रुझान, तो शुरुआती दौर में लग रहा था कि दोनों ही जगह पर कांग्रेस सरकार बना लेगी, लेकिन 3 घंटे के बाद यह स्थिति स्पष्ट होने लगी कि जम्मू कश्मीर तो छोड़ दीजिए, हरियाणा में जिसके बारे में कहा जा रहा था कि हैट्रिक नहीं कर पाएगी, वहां वो हैट्रिक होती हुई दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ने कह भी दिया था कि यहाँ पर हवा चेंज होगी। बिल्कुल, ये सभी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी अपना मन मिजाज बदले हैं। नीतीश कुमार जो डिमांड कर रहे थे वक्त से पहले चुनाव, अगर भारतीय जनता पार्टी उस पर नहीं मानती है बात, तो नीतीश कुमार के पास भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहने का विकल्प है। इस बात को आप देखे होंगे कि दिल्ली से लौटने के बाद संपादक नमन मिश्रा जी भी कई बार बोल चुके हैं, उससे पहले भी वो बोल चुके थे कि नीतीश कुमार के पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वो एनडीए गठबंधन से अलग होकर के चुनाव लड़े, क्योंकि उनकी पार्टी के भीतर जो स्थिति है, उस स्थिति में भाजपा के साथ रहने वालों की संख्या ज्यादा है और वो प्रभावशाली भी हैं, जिसमें उनके 12 सांसद हैं जो चुनाव से पहले ही उनको मजबूर किए कि उनको लौट के आना पड़ा एनडीए में। दूसरी तरफ उनकी कोर टीम के जो लोग हैं, उनमें से इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए तो सभी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, सभी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहें, और उन सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के गुड फेथ में रहेंगे तो हमारी जदयू बची रहेगी और उनका प्रभाव भी बना रहेगा। आप तब तक प्रभाव में हैं जब तक कि आप बने हुए हैं। आप जैसे ही गिरते हैं उसके बाद फिर आपका क्या होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अशोक चौधरी की बात कर लीजिए, ललन सिंह की बात कर लीजिए, संजय झा की बात कर लीजिए, विजय कुमार चौधरी की बात कर लीजिए, या जो उस फहरिस्त में जितने भी नाम हैं उन सभी नामों की आप बात कर लीजिए, तो सभी नीतीश कुमार को चाहते हैं कि वो एनडीए के साथ रहें और 2025 का चुनाव भी लड़ें। आपने एक सवाल खड़ा किया था कि 225 का जो टारगेट है वो क्या है। मैं सुन रहा था एक आध दिन पहले अशोक चौधरी से एक निजी चैनल में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि हमने जो टारगेट सेट किया है उसमें 20 के नीचे हम रोक देंगे राष्ट्रीय जनता दल और उसके गठबंधन को। ये दावा किस आधार पे वो कर रहे थे? क्योंकि हर राजनीतिक दल को ये अधिकार है कि वो दावा करे और अधिक से अधिक सीट जीतने के लिए अपना प्रयास भी करे। अगर कमोबेश अगर देखा जाए तो 400 का आंकड़ा तय करने के बाद भारतीय जनता पार्टी 300 के 292 पर पहुंच सकती है, तो 225 का आंकड़ा तय करने के बाद आप 150 तक तो पहुंच सकते हैं ना। ऐसी स्थिति में टारगेट क्यों सेट किया जाए कम? नीतीश कुमार ने ये कह करके ये बात साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार पॉजिटिव सोच के साथ और एनडीए के साथ रहना चाहते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स है रत्नेश, वो जानना बहुत जरूरी है। इस 225 के टारगेट के साथ साथ नीतीश कुमार ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात की थी जो उनके पूरे राजनीतिक जीवन का और आने वाले 2025 के चुनाव का बड़ा ट्विस्ट था, जिसको लोगों ने बहुत गंभीरता से नहीं विचार किया था। मैंने उस पर एक लेख भी लिखा है संपूर्ण भारत में। मैं बताता हूं आपको कि नीतीश कुमार ने जब ये खबर आ रही होगी उसी बीच में अखबार में भी वो मेरा आर्टिकल छपेगा। मैंने उसमें जो संगत पंगत नीतीश कुमार का है वो कार्यक्रम काफ़ी हिट कार्यक्रम है और नीतीश कुमार को एक बार फिर से स्थापित करने वाला कार्यक्रम है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से नीतीश कुमार ये साबित करना चाहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब हम सभी एक ही मंच पर रहेंगे, एक साथ बैठेंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ विचार करेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे। इसमें नीतीश कुमार को जितना सेक्रीफाइस करने की जरूरत हो उतना कर सकते हैं। इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी बातें कही। यहां तक कि विपक्ष लगातार नीतीश कुमार को टारगेट कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी को उस्का रहा था कि याद है ना आज से 10 साल पहले क्या हुआ था। नरेंद्र मोदी के सामने से थाली खींच लिया था नीतीश कुमार ने
और अब संगत पंगत कर रहे हैं, तो क्या अब जाइएगा उनके साथ संगत पंगत करने? इस बात का जवाब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। नीतीश कुमार के लिए सबसे जो बड़ा नीतीश कुमार का लक्ष्य है वो अब बहुत बड़ा नहीं है। अब जहां हैं उस जगह पर टिके रहना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। और वहां अगर टिके रहते हैं तो उनकी पार्टी भी टिकी रहेगी और नीतीश कुमार भी टिके रहेंगे। इसलिए जो स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था और जो कहा यह जा रहा था, आपने देखा होगा कि इधर बेचैनी बढ़ गई है। अशोक चौधरी ने एक और बात कही, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप लोग पाला बदल रहे हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि ये आपको कौन बोला? तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का कहना है कि आप फिर से वापसी कर रहे हैं। कई लोगों ने ये बात कही है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि हम प्रभाव में हैं। नीतीश कुमार आज भी प्रभाव में हैं और नीतीश कुमार के बिना कुछ होना नहीं है। जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार करते ही रह जाएंगे। 20 से भी कम सीट इस बार उनको आएगा। 2010 से बुरी स्थिति होगी, ये उनका दावा था। अब ये संगत पंगत कार्यक्रम को लेकर के जो स्थिति है उसमें अंतिम पायदान पर खड़े कार्यकर्ता को साथ में बैठाने की बात है। सभी जो घटक दल हैं उनके कार्यकर्ताओं को, उनके पदाधिकारियों को एक साथ बैठा करके और इस पूरे जो चुनाव की प्रक्रिया होगी उस पर फोकस करना होगा। हर किसी से फीडबैक लेना है, खाते खाते उसी पंगत में। पंगत का मतलब आप जानते हैं ना कि एक लाइन में बैठ करके खाने का प्रक्रिया है, पांच जिसको बोला जाता है। अब उस चीज को लेकर के नीतीश कुमार ने वो प्लान बना दिया है और इसी प्लान के तहत नीतीश कुमार ने उसके स्क्रिप्ट को भी चेंज किया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार को अब इस बात का अहम और घमंड नहीं है कि वो बड़े भाई हैं कि छोटे भाई हैं। उनको इस बात से लेना देना है कि हम एनडीए गठबंधन को कैसे एकजुट रखें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना कद बढ़ाना शुरू कर चुकी है। फिर से हरियाणा में चुनाव में वापसी होना, जिसके बारे में सभी कह रहे थे कि इस बार नहीं वापसी होगी। 10 साल के चुनाव को लेकर के, 10 साल के शासन को लेकर के लोगों का विचार बदल गया है। बहुत परेशान है भारतीय जनता पार्टी, किसी भी कीमत में नहीं आएगी। लेकिन जिस गुजरात लॉबी के बारे में कहा जा रहा था और आरएसएस भी नाराज था, वो आरएसएस भी कहीं ना कहीं एक गिरबान से जरूर देगा नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने एक बार फिर से हरियाणा में अपनी सरकार बनाई है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के मन में यदि बात विचार होगा भी कि वो पाला बदल दें, क्योंकि ये आपको राहुल गांधी मजबूत हो रहे हैं, तो वहां भी उनका रास्ता पूरी तरह से पैक नजर आ रहा है। नीतीश कुमार किसके साथ जाएंगे किसके साथ नहीं जाएंगे ये फैसला कोई दूसरा नहीं करेगा, नीतीश कुमार को करना है। और नीतीश कुमार ने अभी वर्तमान जो परिस्थिति है वह आगे क्या होगा उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसके लिए नीतीश कुमार ने अपना स्क्रिप्ट चेंज कर लिया है। क्लाइमैक्स आते आते तक बहुत कुछ बदलता है। किसी फिल्म को आप देखिएगा तो उस फिल्म में आप देखिएगा कि दो पात्र एक साथ चलते चलते अलग भी होते हैं और फिर मिलते भी हैं, लेकिन क्लाइमैक्स में क्या होगा, मिलेंगे कि बिछड़ेंगे, ये उस डायरेक्टर के पास ही होता है। तो नीतीश कुमार वही डायरेक्टर हैं इन सारी बातों को लेकर के। इसके साथ साथ उन्होंने पूरे अपने जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को, एक एक नेता को ये बात समझा दिया है कि आपको नीतीश कुमार की नीति, नौकरी, विकास और जो जो काम नीतीश कुमार ने किए हैं वो सारे कामों को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। उसे बताना है कि आपके द्वारा किया गया, जो आपके मुखिया द्वारा किया गया, आपके राज्य के मुखिया द्वारा यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो किया गया कार्य है, उस कार्य से आप कितना अवगत हैं। अगर नहीं अवगत हैं तो आपको बताना कि ये सड़क जिस पर आप चल रहे हैं ये नीतीश कुमार ने बनवाया है। ये टोटी जिससे पानी आ रहा है, इधर बीच में तो सुनेगा तो टोटी उटी भी चोरी होने लगा है। तो नीतीश कुमार का, हाँ, नीतीश कुमार का टोटी जो है पानी वाला, उस टोटी के नीचे अगर हाथ ऐसे करके आप पानी पी रहे हैं तो बताना कि जो पानी पी रहे हैं आपको पता है कौन आपको दिया है? नीतीश कुमार दिए हैं। आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर का छत किसने दिया है? नीतीश कुमार ने दिया। यानी कि एक एक इंच सभी को जा करके ये बताना, जो नेता हैं, जो उनकी पार्टी के सदस्य हैं, उनको बताना है कि नीतीश कुमार ने क्या किया है। ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं
नीतीश कुमार के साथ जुड़ी हुई हैं और नीतीश कुमार को मुखिया बना करके, अपना नेता बना करके सभी ने, आपने देखा होगा कि जब उनको भारत रत्न की बात आई, सभी ने एक स्वर से उसका समर्थन किया है। यहाँ तक कि चिराग पासवान ने भी किया है। चिराग पासवान अपने पिता को नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी नहीं, पिता के लिए भी वो डिमांड उन्होंने किया है, लेकिन उसके लिए कर रहे हैं। अब ये सारी परिस्थितियां और नीतीश कुमार का जो कार्य है उसको लेकर के नीतीश कुमार की 19 साल की उपलब्धियों को बताना और एंटी इनकम्बेंसी के अगेंस्ट में खड़ा होना, ये उनके लोगों को बताया जा रहा है और इस कार्यकारिणी की बैठक में रखा गया है। इससे पहले हम आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि आपने एक सवाल भी किया था, मुझे लगता है कि संजय झा से आपने सवाल किया था। मुझे याद आ रहा है कि आपने लगातार इतने जल्दी कार्यकारिणी क्यों बदली, बिल्कुल, और आपके कार्यकारिणी को छोटा क्यों किया गया। आपको मैं बता दूं रत्नेश कि कार्यकारिणी का छोटा होना बड़ा होना ये उनकी पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। निश्चित रूप से 400 लोगों के जगह पर 300 लोगों के जगह पर कार्यकारिणी का स्वरूप छोटा करके 115 लोगों को जोड़ा गया, लेकिन आमंत्रित सदस्य के रूप में अचानक से आपने देखा होगा कि लोगों को बुलाया जाने लगा, फोन किया जाने लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि मीडिया ये सवाल जरूर खड़ा करेगी। इसमें बहुत सारे लोग छूट भी गए थे जिन लोगों को फोन कर करके बुलाया गया, और बाद में आपने एक लिस्ट भी देखा होगा, प्रदेश का लिस्ट भी निकल रहा है, रोज नया लिस्ट निकल रहा है, और उसमें 400 आमंत्रित सदस्य, सब मिलाकर के 400 आमंत्रित सदस्य के साथ ये मीटिंग हुई थी। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार का सब जगह ध्यान है, सभी जगह वो फोकस्ड हैं, और नीतीश कुमार के जो कोर टीम के लोग हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं कि नीतीश कुमार हैं तो सब कुछ मुमकिन है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पूरी की पूरी क्योंकि स्क्रिप्ट चेंज करने के बाद एक नई कहानी लिखी है जिसका क्लाइमैक्स अभी आना बाकी है। नीतीश के पार्टी जदयू के अंदर बाहर में एक पोस्टर लगा है, हाथ जोड़ते हुए नीतीश है, और वो लिखा हुआ है नीतीश सबके हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल कहानी यहाँ पे मुझे लगता है कि चरितार्थ हो रही है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने पूरा एंगल ही चेंज कर दिया है। नीतीश कुमार को अब सीट शेयरिंग में कोई झमेला नहीं है। सीट शेयरिंग में जो आपको करना है, जिस तरह से करना है, आप नीतीश कुमार के प्रतिष्ठा के हिसाब से ना दीजिएगा। नेता बना करके उनको 40 को सीट, 30 को सीट तो नहीं दीजिएगा। नेता बना करके उनको एक आधो को सीट ज़्यादा दीजिएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा जितना पर तैयार हो जाएगी उतना पर फैसला हो जाएगा। इस बार आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा नीतीश कुमार को एक सीट कम मिला, नीतीश ने कहाँ आपत्ति किया, और नहीं तो प्रूफ करके दिखाया कि आप 17 को में 12 को, हम 16 को में 12 को। तो नीतीश कुमार इन सब चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, और नीतीश कुमार की यही रणनीति रही है, यही चाणक्य नीति उनकी है, जिसमें सफल होते रहे हैं। और एक बार फिर से अगर वो भाजपा में रहेंगे तभी ना लालू जिंदा रहेंगे, और लालू जिंदा रहेंगे तो नीतीश जिंदा रहेंगे। चलिए देखिए, तो यही वो प्लान है नीतीश का, जिसके तहत 2025 चुनाव में 225 का आंकड़ा नीतीश दे रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन अब से खबरें आपको भारत लाइव पर कंटिन्यूसली मिलते रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।